हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना अकेडमी। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सेलिना पब्लिकेशन का जो थर्ड चैप्टर है जिसका नाम है मशीन, उसके जो सेकंड एक्सरसाइज है दैट इज एक्सरसाइज 3B के फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे। आज के लेक्चर के अंदर मैं उसके जो नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करने वाला हूं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो 11th क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि इन अ सिंगल मूवेबल पुली इफ द एफर्ट मूव्स बाय अ डिस्टेंस x अपवर्ड्स बाय व्हाट हाइट इज द लोड रेज्ड। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये बता देता हूं कि जब हम बात करते हैं सिंगल मूवेबल पुली की तो उसकी जो वेलोसिटी रेशियो है, उसकी जो वैल्यू है वो होती है 2। अब जब हम बात करते हैं वेलोसिटी रेशियो की, जो उसका फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट मूव बाय एफर्ट डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट मूव बाय लोड। मुझे फाइंड करना है डिस्प्लेसमेंट मूव बाय लोड, तो वो आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट मूव बाय एफर्ट डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि जो एफर्ट है वो x जो है वो डिस्टेंस कवर करता है, एंड उसको मैं डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, तो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उसका आंसर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ एन अरेंजमेंट ऑफ द टू पुलीज, वन फिक्स्ड other movable. In the diagram, mark the direction of all forces acting on it and what is the ideal mechanical advantage of the system and how can it be achieved. तो देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया था कि क्या करना है। हम क्या करते हैं कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होते हैं एक स्ट्रैंड, ये देखिए ये स्ट्रैंड है, इसके साथ हम लगाते हैं एक मूवेबल पुली। याद रखना प्लीज कि जब आप इसको बेसिकली ड्रॉ करोगे उस टाइम आपने स्केल का इस्तेमाल करके बिल्कुल स्ट्रेट आपने ड्रॉ करना है, बिकॉज जो स्ट्रैंड है ना उसमें टेंशन शो करनी होती है और वो स्ट्रेट लाइन से ही शो की जा सकती है, तो इसलिए आपने एक स्केल का इस्तेमाल करके इन स्ट्रैंड्स को आपने ड्रॉ करना है। ठीक है, उसके बाद इसके जो सेंटर पॉइंट है यहाँ पर क्या लगा होता है, यहाँ पे आपका लोड लगा होता है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में यही स्ट्रैंड होता है, सेम ऐसे राउंड करके इसके अराउंड फिर ऊपर की तरफ लिया जाता है। फिर यहां पर होता है एक फिक्स्ड पुली, राइट। तो यहां पर क्या होता है, एक फिक्स्ड पुली यहां पर होता है इसके सेंटर पे, ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एंड फिर वही स्ट्रिंग को फिर मैं यहां पर नीचे की तरफ एफर्ट लगा के दिखाता हूं लाइक दिस। ठीक है, तो ये है वो डायग्राम जिसके बारे में बात हो रही है। हाँ, इसमें सारी फोर्सेस दिखानी है, तो क्या करूंगा मैं, सबसे पहले देखो टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग तो मुझे दिखानी है। अब टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग दिखाने के लिए मैं क्या करूंगा, आपको मैंने पहले भी कहा था कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से अवे हमेशा टेंशन को शो करना होता है। अब देखिए यहां पर आपका एफर्ट लग रहा है तो टेंशन इस केस में यहां होगा। इस केस में इन दो पॉइंट्स के विद रिस्पेक्ट टू मैं बनाऊंगा, तो देखो एक टेंशन यहां लगेगी और एक टेंशन आपकी यहां पे लगेगी। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट वो कहता है कि व्हाट इज द आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम का जो आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज होता है वो होता है आपका 2। अब वो आया कैसे, वो मैं आपको बता देता हूं। तो मान लीजिए सिस्टम है मेरा इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम में क्या है कि मेरा जो सिस्टम है वो बेसिकली ऊपर नीचे मूव कहीं नहीं कर रहा, बस मैंने ऐसे होल्ड करके उसको रखा हुआ है। ऐसे पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या होगा कि जो ई है वो बेसिकली टी के बराबर आ जाएगा, बिकॉज आप देख सकते हो यहाँ पे एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। जब मैं बात लोड की करता हूं तो लोड को बैलेंस करने वाले हैं ये दो स्ट्रैंड्स, देख रहे हो, और इनमें क्या एक्ट कर रही है, टेंशन टी एक्ट कर रही है। प्लीज याद रखना, क्योंकि ये एक सिंगल स्ट्रैंड की यहाँ पे बात हो रही है, इसलिए टेंशन हर जगह पे एक जैसे लूंगा, मतलब टी 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 तीनों में लिया है मैंने। अगर स्ट्रैंड चेंज होता तो मैं टेंशन भी डिफरेंट लेता। चलिए अब हम बात करते हैं लोड की। जो लोड है वो बेसिकली 2T के बराबर है। मैकेनिकल एडवांटेज होता है हमारे पास लोड अपॉन एफर्ट, तो लोड के लिए आ जाएगा 2T और एफर्ट के लिए आ जाएगा T। आपने इसको कैंसिल किया और आंसर क्या आ गया, 2। तो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है द डायग्राम अलोंग साइड शो अ पुली अरेंजमेंट, जो दिख ही रहा है, कहता है नेम द पुली ए एंड बी। अरे बड़ा ही आसान है, आप देख सकते हो कि ए क्या है, इट इज अ मूवेबल पुली, राइट। और जब हम बात करते हैं बी की, तो ये क्या है, ये है हमारी फिक्स्ड पुली। ये मेरी फिक्स्ड पुली है, ये मेरी मूवेबल पुली है। कहता इन द डायग्राम मार्क द डायरेक्शन ऑफ टेंशन ऑन ईच स्ट्रैंड ऑफ स्ट्रिंग। देखिए बड़ा आसान है, यहाँ पे टेंशन ऊपर लगेगी, यहाँ पे टेंशन ऊपर लगेगी, यहाँ पे टेंशन ऊपर लगेगी। देखिए मैंने आपको बार बार ये बना के दिखाया है, तो आई थिंक अब आपको ये समझ में आ जाएगा। कहता व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पुली बी। सो द पर्पस ऑफ पुली बी इज टू अप्लाई एफर्ट इन द कन्वीनियंट डायरेक्शन। देखिए जब हम बात करते हैं अपने एक सिंगल फिक्स्ड पुली की, तो उसकी मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 होती है। तो ऐसे पुलिस का इस्तेमाल होता है जस्ट टू अप्लाई एफर्ट इन द कन्वीनियंट डायरेक्शन, तो वही हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्या था, इफ द टेंशन इज टी रिड्यूस द रिलेशन बिटवीन द टी एंड ई एंड एल और ई के बीच में। देखिए बहुत ही ज्यादा आसान, फिर से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने ले लिया कि मेरा जो ई है देखिए वो टी के बराबर है, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले ही क्वेश्चन में बताया है कि जो लोड है वो आपका 2t के बराबर होता है। तो पहले पार्ट का देखिए ये तो आंसर आ गया। अगले केस में मैं क्या करूंगा, जो t है ना, जो कि इस केस में L/2 है, उसको यहाँ पे मैं रिप्लेस कर दूंगा। तो मेरे जो सेकंड पार्ट है उसका भी आंसर आ जाएगा लाइक दिस। तो देखिए ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर। कहते हैं व्हाट इज द वेलोसिटी रेशियो ऑफ द अरेंजमेंट। अरे वेलोसिटी रेशियो जो है इस केस में क्या हो जाएगा, वो भी आपका 2 ही रहेगा। कहते हैं assuming that the efficiency of the system is 100%, then what is the mechanical advantage? Of course, since the efficiency of the system is 100%, therefore your mechanical advantage will be equal to velocity ratio। इसलिए मैकेनिकल एडवांटेज इस केस में क्या आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। इज दैट ओके? नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि स्टेट 4 डिफरेंसेस बिटवीन अ सिंगल फिक्स्ड पुली एंड अ सिंगल मूवेबल पुली। तो देखिए यहाँ पे आपके पास मैंने 6 डिफरेंसेस दिखा दिए हैं, आप इनमें से कोई भी 4 डिफरेंसेस लिख सकते हो। और ये डिफरेंसेस बहुत ही आसान है। कहता है कि सिंगल फिक्स्ड पुली में क्या होता है कि जो सिंगल फिक्स का मतलब रिजिड सपोर्ट है, फिक्स्ड है, वो मूव नहीं करेगा। मूवेबल में क्या होता है कि पूरी की पूरी जो पुली है वही आपकी मूव करती है। सिंगल फिक्स में मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका वेलोसिटी रेशियो 1 होता है, इसका 2 होता है। ठीक है, तो देखिए ये सारी चीजें जो है ना आपको मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं, आप एक बार ध्यान से देखना इनको और इनमें से कोई भी 4 डिफरेंसेस अपने लिख लेना। आई होप आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो इस क्वेश्चन में कहता है द डायग्राम अलोंगसाइड शोज एन अरेंजमेंट ऑफ द 3 पुलीज ए बी एंड सी एंड द लोड इज मार्क्ड एज एल एफ एज ई। तो ये हमने सब कुछ आराम से देख लिया, राइट। अब वो कहता है नेम द पुलीज ए बी एंड सी। नाउ वी कैन इजीली सी दैट योर ए एंड बी आर सिंगल मूवेबल पुली and your C is a single fixed pulley. Now, the next question they're asking us to mark the load, your effort, tension T1 and T2 in the two strands. And it's very simple. See, if we talk about effort, we are applying effort in the downward direction. So therefore, I'm going to make it like this. So this is your effort. And in the opposite direction of this, I'm going to mark my T1. Similarly, if we consider this particular pulley, you can see these two are the point of application. And therefore, I'm going to mark T1 like this. Now for this particular pulley, I could say that the tension T2 will act like this. And if you talk about load, load is always acting in the downward direction. Therefore, I'm going to make it like this. Okay. So I have already marked all the tension, loads and effort acting on this particular system. Now the C part. How are the magnitude of L and E related to tension T1? So देखिए बहुत ही आसान है. What I'm going to do is, first of all, let us consider this particular point. Which one? I'm talking about this particular point, right? Now you could see that if you talk about at equilibrium, so this is the only condition I always consider. At equilibrium, your effort will be balanced by this tension T1. So therefore, my first equation will be that is E is equal to T1. Now, if we talk about this particular pulley, you could see that your tension T2 is acting in the downward direction and your tension T1, there are two T1 which are acting in the upward direction. Therefore, your T2 will be balanced with 2T1. Now, if we consider pulley A, the load is acting in the downward direction and there are two strands which are balancing the weight of the pulley as well as the load in the upward direction. So therefore you could say that your load is equal to twice of T2. राइट अब हमें क्या करना है, इस T2 को उठा के इसमें पुट करना है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, लोड बन जाएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ T1। सो योर L विल बी 4 टाइम्स ऑफ T1, राइट। सो देखिए लोड आपके पास आ गया 4 टाइम्स ऑफ T1 एंड एफर्ट आपके पास आ गया T1 और इन्होंने कहा था कि आपके एफर्ट और लोड को इन टर्म्स ऑफ T1 लिखिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। Then they are asking you to calculate the mechanical advantage and the velocity ratio of the arrangement. You know that if we talk about these kind of system, your mechanical advantage, and if it is 100% efficient, then mechanical advantage is equal to velocity ratio is equal to 2 to the power n, where n means the number of movable pulley. Now if we consider this particular arrangement, you could see that you are having two movable pulleys, so therefore you will substitute n with 2. तो अगर ये वैल्यू मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 एंड 2 टू द पावर 2 बिकम्स 4 और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हुआ। कहता है कि व्हाट अजम्पशन हैव यू मेड इन पार्ट सी एंड पार्ट डी। देखिए जो अजम्पशन हम कंसीडर करते हैं वो है नंबर 1, वी नेवर कंसीडर द वेट ऑफ द पुलीज।
We never consider the weight of the pulleys. Number two, there is no friction between the ball bearings of the pulleys with the axle of rotation, right? So हम जो friction है उसको भी avoid करते हैं. Number two, weight of the pulleys को हम avoid करते हैं. So these are the two basic assumptions that we take while we understand these kind of system. Okay. तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कहते हैं ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री मूवेबल पुली, वन फिक्स्ड पुली टू लिफ्ट अप अ लोड. इन द डायग्राम शो द डायरेक्शन ऑफ लोड, एफर्ट एंड टेंशन इन ईच स्ट्रैंड. फाइंड द मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड द एफिशिएंसी ऑफ द कॉम्बिनेशन इन द आइडल सिचुएशन. सो देखिए ये है वो आपका डायग्राम. ये मैं आपको ऑलरेडी अच्छे से पहले भी समझा चुका हूं. अब वो कहता है कि फाइंड द मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो एंड द एफिशिएंसी ऑफ द कॉम्बिनेशन. सो देखिए मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बताया था. इफ यू टॉक अबाउट एफर्ट, तो एफर्ट यहाँ पे हमारा T3 के बराबर आएगा. जो T2 है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ वो ट्वाइस ऑफ T3 होगा. फिर उसी तरह T1 जो है वो ट्वाइस ऑफ T2 होगा. और जो मेरे पास लोड है वो 2 टाइम ऑफ T1 होगा. राइट, मैं इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा एंड और मैं इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दूंगा. ऐसा जब आप करते हो तो आपका लोड जो है वो 8 टाइम्स ऑफ T3 आ जाता है. देखिए मैं इसको ऑलरेडी अच्छे से धीरे धीरे आपको अच्छे से समझा चुका हूं. अगर आपने इसको दोबारा अच्छे से समझना है तो प्लीज मेरी पिछली वीडियोस में जाके इसको अच्छे से समझ लेना. ठीक है. Now, if we talk about mechanical advantage, it is just a ratio of load upon effort, and the load is 8 time of T3, effort is T3, we cancel these 2 and we are left with only 8, right? And we can write this 8 as 2 to the power 3, where 3 represents the number of movable pulley, right? Now let us talk about velocity ratio. So if we talk about velocity ratio, it is the displacement moved by effort divided by displacement moved by load. And in this particular scenario, if load is displaced by x, then the displacement moved by effort will be 8 times of x. And therefore your answer come out to be 8, which is again 2 to the power 3, where 3 represents the number of movable pulley. देखिए बहुत easy है, हमने already इसको अच्छे से study किया हुआ है. एंड इसलिए मैं आपको डायरेक्ट इसका आंसर दे रहा हूँ. राइट नाउ इफ यू टॉक अबाउट एफिशिएंसी, व्हाट इज एफिशिएंसी? एफिशिएंसी इज मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो. Under that particular scenario, we could say that, okay, now, so if the mechanical advantage is 8, velocity ratio is 8, then automatically your answer come out to be 1, which means basically 100% efficient, right? So this is the required answer. I hope आपको ये क्वेश्चन उसका आंसर समझ में आ गया होगा. तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. कहते हैं draw a diagram of a block and tackle system of a pulley having a velocity ratio of 5. Now in your diagram indicate clearly the point of application and the direction of load and effort and also mark the tension in each strand. तो हमने ये ऑलरेडी पहले भी स्टडी कर लिया है कि अगर आपकी वेलोसिटी रेशियो 5 हो तो 3 वो पुलीज होती हैं जो फिक्स्ड होती हैं, 3 वो होती हैं जो आपकी मूवेबल होती है. तो ये है इसका रिक्वायर्ड आंसर. देखिए मैं आपको ऑलरेडी इसके बारे में सब समझा चुका हूं. कोई भी डाउट हो इसके बारे में प्लीज मेरी पुरानी वीडियोस को देखना. मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये कैसे बनता है, क्या करना होता है, इन बारे में ध्यान रखना आपने. ठीक है. तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है गिव अ रीजन ऑफ द फॉलोइंग. इन अ सिंगल फिक्स्ड पुली द वेलोसिटी रेशियो इज ऑलवेज मोर देन द मैकेनिकल एडवांटेज. द एफिशिएंसी ऑफ द मूवेबल पुली इज ऑलवेज लेस देन 100%. सी the answer to these two questions is always same. See, in actual practice, your efficiency is always less than 100% because of some friction at the axle or in the pulley bearings. देखिए जब हम बात करते हैं सिंगल फिक्स पुली की तो उस केस में अगर मैं ये भी कंसिडर कर रहा हूं कि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन एक्ट आपकी कर रही है तो आपको एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ता है लोड से. एंड हमने मैकेनिकल एडवांटेज पढ़ा हुआ है, वो क्या होता है आपका? वो होता है लोड अपॉन एफर्ट. तो अगर आपका एफर्ट ज्यादा है लोड से तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या आएगी? लेस देन 1. बट अगर मैं वेलोसिटी रेशियो की बात करता हूं तो वेलोसिटी रेशियो होती है डिस्प्लेसमेंट मूव बाय एफर्ट डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट मूव बाय लोड. और एक सिंगल फिक्स पुली में दोनों की वैल्यू सेम होती है, इसलिए वेलोसिटी रेशियो तो इक्वल टू 1 आता है, बट जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो आपका लेस देन 1 आएगा. उसी तरह अगर मैं बात करता हूं एफिशिएंसी की, देखिए अगर एफिशिएंसी की बात करता हूं वो होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो. तो मैं आपको कह रहा हूं ना कि मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा लेस देन होगा वेलोसिटी रेशियो, तो ऑटोमेटिकली आपकी एफिशिएंसी क्या आएगी? लेस देन 1 आएगी. मींस वो लेस देन होगा आपके 100% के. इज दैट ओके? नेक्स्ट कहता है इन केस ऑफ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम द मैकेनिकल एडवांटेज इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पुली. देखिए ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम के अंदर हमने आपको बताया था कि मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो हमारे पास होती है देखिए लोड अपॉन एफर्ट, और जो लोड है वो हमेशा बराबर होता है n इंटू टी के. ना व्हाट डू मीन बाय n? n मतलब होता है आपके नंबर ऑफ पुलीज, और टी क्या है? टेंशन इन स्ट्रिंग, डिवाइड बाय एफर्ट हमेशा टी के बराबर होता है. टी से टी कैंसिल होता है तो ये आपकी वैल्यू n आ जाती है.
तो मतलब मैकेनिकल एडवांटेज किस पे डिपेंड करता है, आपके नंबर ऑफ पुलिस पे डिपेंड करता है। तो आगे अगर आपके नंबर ऑफ पुलिस बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली मैकेनिकल एडवांटेज भी बढ़ जाएगी ना। सो ये बेसिक रीजन होता है। अब हम बात करते हैं डी पार्ट की। कहता है द लोअर ब्लॉक ऑफ अ ब्लॉक एंड अ टैकल पुलिस सिस्टम मस्ट बी ऑफ नेग्लिजिबल वेट। सो देखिए, अगर हम बात करते हैं कि एक्चुअल मशीन की ना, तो उसकी एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है 1 - W/N into E। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे जो W है वो रिप्रेजेंट करता है वेट ऑफ द पुलिस। अगर आप वेट ऑफ द पुलिस को कंसिडर करेंगे, तो अगर आप वेट ऑफ द पुलिस को कंसिडर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यू जो है वो लेस देन 1 आएगी ना। इसी वजह से हम क्या करते हैं कि जब हम ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम को स्टडी करते हैं तो हम जो वेट ऑफ द पुली है उसको हम निग्लिजिबल लेके चलते हैं, ताकि मेरी एफिशिएंसी जो है वो 100% आ सके। क्लियर? चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है नेम अ मशीन विच इज यूज टू मल्टीप्लाई फोर्स। तो देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया ना कि जब हम मल्टीप्लाई फोर्स की बात करते हैं तो यहां पे आता है सिंगल मूवेबल मूवेबल पुली। ठीक है। जब हम बात करते हैं मल्टीप्लाई स्पीड, तो ये क्लास 3 लीवर के बारे में बात हो रही है। तो क्लास 3 लीवर का कोई भी आप एग्जांपल ले लीजिए, वहां पर आपके पास हमेशा स्पीड मल्टीप्लायर होगा। चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, तो याद आएगा सिंगल फिक्स्ड पुली, सिंगल फिक्स्ड पुली। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर हुआ। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स बाय राइटिंग टी और एफ। सो द वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ सिंगल फिक्स्ड पुली इज ऑलवेज मोर देन 1। आंसर इज एफ, दैट इज फॉल्स। तो अगर हम बात करते हैं सिंगल फिक्स पुली की, तो उस केस में हमेशा वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू 1 होती है, कभी भी मोर देन 1 नहीं हो सकती। चलिए हम बात करते हैं बी पार्ट की। कहता है द वेलोसिटी रेशियो ऑफ ए सिंगल मूवेबल पुली इज ऑलवेज 2। हाँ, ये ठीक है, बिल्कुल हमेशा उसका 2 ही होता है। देन दे से दैट द वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ n मूवेबल पुली विद a fixed pulley is always 2 to the power n। ये भी बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। फिर कहता है द वेलोसिटी रेशियो ऑफ अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ द टैकल सपोर्टिंग द लोड। ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज 3B के जो बाकी के 10 क्वेश्चन रह गए थे उनको डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन और उनके आंसर समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।